नमस्कार दोस्तों। डार्क के वीडियो सीरीज में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फर्स्ट टाइप दैट इज MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड टाइप दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के बारे में जिसको हम LCS भी बोलते हैं। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे LCS के बारे में जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स गिवन होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज स्ट्रिंग 1 व्हाइल दिस इज आवर स्ट्रिंग 2। हमें क्या करना होता है, इन स्ट्रिंग्स में से एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि अगर आप कॉमन वाले अल्फाबेट्स को ज्वाइन करोगे तो जो उनकी लाइन सेगमेंट्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे ही हम ये केस बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल केसेस आते हैं और हमने क्या देखा था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जब हमारे पास काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं एक मेथड को सॉल्व करने के, तो उसमें से सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, तो हमें फाइंड करना है सबसे लार्जेस्ट सबसीक्वेंस। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसीक्वेंस का क्या मीनिंग है और कैसे हम उसको करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ये मेरी सबस्ट्रिंग 1 है दिस इज माय सबस्ट्रिंग 2, तो इनमें सबसे फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज कॉमन इज F। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी F, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के F को कनेक्ट करते हुए। नेक्स्ट वन इज C। तो जैसे मैंने C को ड्रॉ करा तो C इज कनेक्टेड विद C। सिमिलरली E इज कनेक्टेड विद E। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी विच सेज कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन्स C एंड E को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम अपने जाएंगे G के पास क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स दिस इज अ ग्रीन वे। नाउ द नेक्स्ट वन इज I। ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब मेरे पास एक सबसीक्वेंस आ चुकी है विच सेज FGI। ऑलराइट, ये तो मेरी फर्स्ट सबसीक्वेंस है। आइए देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन फिजिबल है। तो हमने क्या देखा था, सबसे फर्स्ट लाइन हमारे पास थी F, लेकिन उसकी वजह से हमें दो उनको रिमूव करना पड़ रहा था, मतलब मुझे एक लाइन के लिए 2 की पेनल्टी को चुकाना पड़ता था। तो इसके लिए हमने सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड क्या होगा कि एक को रिजेक्ट करें और 2 को कंसीडर करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट। इसलिए हमने F को रिजेक्ट कर दिया और इस केस में हमने कंसीडर करा है C एंड E। G और I तो ऑलरेडी सेव एजेस से हमारे, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। तो सेकंड केस मेरे पास जो फिजिबल है दैट इज CEGI। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बनने वाली है दैट इज CEGI और हमें यही लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड करनी है इस मेथड में विच इज नोन एज LCS। ऑलराइट, देखने में आसान लग रहा है भी बहुत इजी। तो आइए थोड़ी सी इसके फिर देखते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले तो इसकी डिफाइन ही बता रखी है कि सम रिलेटिव ऑर्डर में हमें निकालना होता है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना यूज करते, इसको नॉर्मल मेथड से यूज करते, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर हमारे पास जो सब सीक्वेंस बन रहा है अगर उसकी लेंथ n हुई तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दैट इज 2 की पावर n। कैसे, आइए देखते हैं। अगर लेंथ 1 है तो हमें क्या पता है कि NC1 के अकॉर्डिंग इतने कॉम्बिनेशंस बनने फिजिबल होते हैं। अगर लेंथ 2 होती तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनते, NC2। सिमिलरली आगे वाली लेंथ्स के लिए भी NCK बन सकती है। तो अगर टोटल निकालना हो तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा which is technically equals to 2 की पावर n। और हर एज पे हमें जितने भी हमारे पास सब सीक्वेंसेस बनेंगे उसमें n आपस में कंपैरिजन हो रहे थे, मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी n इंटू 2 की पावर n। और आपको पता ही होगा कि 2 की पावर n हमारे एक्सपोनेंशियली चल रहा है, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है। तो जैसे ही हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तब आप देख सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी लीनियर, दैट इज O ऑफ n। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सबस्ट्रिंग्स गिवन होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स गिवन होती हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग को मैं कंसीडर करने वाली हूँ xi, while सेकेंड स्ट्रिंग को मैं कंसीडर करूंगी yj। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेनी है। उस मैट्रिक्स में हमें
एक साइड पर अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग डिनोट करनी होती है और सेकंड साइड दैट इज xi एंड सेकंड वन विल बी आर yj, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग 2 है। कोई चक्कर नहीं, आप किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट या राइट साइड लिख सकते हो। एक को एज अ रोज कंसिडर करेंगे, एक को एज कॉलम्स। दोनों में से आप इन दोनों को स्वैप करा भी सकते हो। आइए अब देखते हैं इनके लिए जो हम इंडिसेस यूज करने वाले हैं, दैट विल बी i फॉर xi विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू जितने इसकी लेंथ थी। मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है 0। आइए देखते हैं उसका भी क्या काम आएगा। सेकेंड इंडेक्स जो मेरा चल रहा है दैट इज j, जो कि कहाँ से चल रहा है 0 से लेकर जितने उसकी लेंथ है। यहाँ पर भी एक हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो जो मेरा 0th रो है और जो 0th कॉलम है, जो मैंने एक्स्ट्रा इंडेक्सेस लिए हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे अपने तरफ से। अब इसके बाद हमारे पास 3 केसेस होने वाले हैं। तो पहले आइए उन 3 केसेस को समझते हैं, फिर इस मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस ये होता है कि अगर जो मेरे पास रो वाला अल्फाबेट है और जो कॉलम वाला अल्फाबेट है, अगर तो वो सेम है, जैसे आप देख सकते हैं xi का अगर हम फर्स्ट इंडेक्स लें दैट इज a, तो हम देख सकते हैं yj में से हमारा 4th और 6th इंडेक्स पे भी a है। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जब मेरे पास सेम वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक टिल्टेड एरो से शो करने वाले हैं। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या दिखाया, अगर से b और b आ रहा है हमारा कहीं पर भी, तो अगर हमारे पास ये 4 सेल्स हैं, अभी हमने सिर्फ 4 सेल्स को कंसीडर करा है क्योंकि हम जब भी इसको कंप्यूट करेंगे तो हमें 4 सेल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। एक सेल तो वो है जिस पे मेरे को कंप्यूट करना है और 3 सेल्स होते हैं जिनकी हेल्प से मैं इसको कंप्यूट करती हूँ। तो जब भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि ये xi इक्वल्स टू yj, तो हम क्या करेंगे, एक टिल्टेड एरो लगाएंगे जो डायगनली अपवर्ड एलिमेंट दैट इज इस 3, 4 वाले एलिमेंट को डिनोट करेगा। अब होगा क्या, हमें क्या करना है, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू थी इसको एक ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे दैट इज 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो आइए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जितने भी जगह एक चीज कॉमन आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर a कॉमन आ रहा है यहाँ पर और 4th और 6th इंडेक्स पर, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, टिल्टेड एरो। अब b कहाँ पर कॉमन है, फर्स्ट इंडेक्स पर कॉमन है और 5th इंडेक्स पे कॉमन है, तो आपने फर्स्ट और 5th इंडेक्स पे टिल्टेड एरो लगा देना है। c कॉमन है हमारे सिर्फ 3rd इंडेक्स पे, तो हमने यहाँ पर टिल्टेड एरो लगा दिया है। सिमिलरली हम आगे वाले भी अपने फिल कर सकते हैं जैसे कि आप देख भी रहे हैं। ऑलराइट, अब हमारा सेकंड काम क्या है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस और बनाए हैं। पहले आइए इनको समझते हैं, फिर अपना ये टेबल फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो एक केस तो था कि अगर मेरे को टिल्टेड एरो लगाना है, वो केस सिर्फ और सिर्फ तब है जब मेरा xi इक्वल्स टू yj है। और अगर कोई भी केस है दैट मीन्स अगर xi इज नॉट इक्वल्स टू yj, तो हमारे पास फर्दर 2 कंडीशंस आती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो हमारे पास एक लेफ्ट वाला एलिमेंट होगा, मतलब लेफ्ट वाला सेल दैट इज 4 4 और राइट वाला सेल दैट इज 3 5, आई मीन अपवर्ड सेल, सॉरी, मतलब लेफ्ट और अपवर्ड, हम अब उनको चेक करने वाले हैं। तो जैसे ही हम ये दो को चेक करेंगे, कंडीशन क्या हो सकती है, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर इनमें से कोई एक बड़ा होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमें अपवर्ड एरो लगाना होता है, और अगर हमारा अपवर्ड वाला सेल बड़ा होता तब भी हम अपवर्ड एरो लगाते, और जो उसकी वैल्यू होगी उस सेल की, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड केस हमारे पास क्या हो सकता था कि जो हमारा लेफ्ट वाला सेल है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, दैट मीन्स मेरे को लेफ्ट साइड का एक एरो लगाना है, वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करा देनी है दैट इज 3। आइए अब समझते हैं अपने टेबल को कैसे फिल करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या करा। अगर तो xi इक्वल्स टू xyj था, तो जहां पर हम टिल्टेड एरो ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर डायगनली अपवर्ड जो हमारे पास सेल होगा उसको एक इंक्रीमेंट करा के लिख देना है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है, जितने भी और हमारे बॉक्स है जो अभी ब्लैंक हैं, उन सेल्स के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है अपने लेफ्ट और अप वाला सेल, जो भी बड़ा है उस साइड का हमारे पास एरो आता है और उसी की वैल्यू लिखते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तब भी हमें अपवर्ड वाला ही लगाना होता है। आइए तो इस मैट्रिक्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चेक करे इसके, क्योंकि ये ब्लैंक था मतलब मेरे को लेफ्ट और अपवर्ड चेक करना था, तो दोनों इक्वल है तो मेरे को क्या पता था, अपवर्ड एरो लगाना है और उसका वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से हमारा ब्लैंक था, मतलब हमने ये दोनों चेक करे,
तो दोनों इक्वल थे, दैट मीन्स अपवर्ड एरो आएगा और 0 हम इंसर्ट कर देंगे। अगेन हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल थी, दैट मीन्स अपवर्ड एरो आएगा और हमने 0 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एक टिल्टेड एरो है। जैसे ही टिल्टेड एरो आया, आपको कुछ नहीं चेक करना, बस जो भी डायगनली उसका अपवर्ड एरो है, जो सेल है, उस सेल को एक इंक्रीमेंट कराकर लिख देना है। मतलब 0 + 1 = 1, तो हमने 1 यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। अब आप ध्यान से देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक सेल था, दैट मीन्स मेरे को लेफ्ट और अपवर्ड सेल चेक करना था। क्योंकि लेफ्ट सेल मेरा बड़ा था तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट का एरो लगाऊंगी और लेफ्ट वाली एलिमेंट दैट इज 1 को इंसर्ट करा दूंगी। अगेन मेरे पास एक टिल्टेड एरो आया है, तो टिल्टेड एरो का क्या मतलब होता है, एक इंक्रीमेंट कराकर उसको इंसर्ट करा दिया। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आइए एक लाइन को और, एक रो को और हम इंसर्ट कराते हैं। टिल्टेड एरो था, मतलब इसको एक इंक्रीमेंट करा के लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमारे पास एक ब्लैंक बॉक्स है, तो ब्लैंक बॉक्स का क्या मतलब है कि हमें ये दोनों को चेक करना है। बिकॉज लेफ्ट वाला सेल बड़ा है, तो लेफ्ट का एरो और लेफ्ट का ही हमारे पास वैल्यू। अब हमें फिर से ये दो वैल्यूज चेक करनी है, क्योंकि सेल क्या था, ब्लैंक, तो फिर से मेरा 1 बड़ा है और लेफ्ट का ही एरो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में ही 1 है और दोनों ही इक्वल है, दैट मीन्स अपवर्ड एरो एंड द वैल्यू विल बी 1। अब मेरे पास टिल्टेड एरो आ चुका है, तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे को सिंपली इस 1 को इंक्रीमेंट करा के मतलब यहाँ पर 2 इंसर्ट करा देना है। अब मैं अगर इन दो सेल्स को चेक करूं, क्योंकि मेरा सेल तो ब्लैंक था, तो मेरे पास 2 ब्रैकेटर है, इसलिए मैंने लेफ्ट का एरो लगाया और वही वैल्यू इंसर्ट करा दी। आइए एक रो को और चेक करते हैं, उसके बाद आई गेस आप खुद फिल कर सकते हैं इसको। तो अब जैसे ही ये ब्लैंक मेरा, एक ये सेल मेरा ब्लैंक है, दैट मीन्स मेरे को ये तो वैल्यूज चेक करनी है। तो वैल्यूज जैसे मैं चेक करूंगी तो अपवर्ड एरो आएगा और अपवर्ड वाली ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस केस में दोनों वैल्यूज इक्वल थी, तो अपवर्ड एरो आ गया और वही वैल्यू आ गई। अब इस केस में तो मुझे कुछ चेक ही नहीं करना, क्योंकि टिल्टेड एरो है, दैट मीन्स डायगोनली अपवर्ड सेल को चेक करना है और उसको एक इंक्रीमेंट करा के, दैट इज 1 + 1 = 2, उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। अब जैसे मैं इन दोनों को चेक करूंगी तो मेरे पास लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है, तो लेफ्ट का एरो और लेफ्ट का ही एलिमेंट। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल से, इसलिए अपवर्ड एरो और एलिमेंट। ऑलराइट, अब आप फिर से देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज इक्वल थी, तो अपवर्ड एरो और वही वैल्यू। मतलब आपको कुछ नहीं करना, चेक करना है सबसे पहले तो क्या हमारा सेल ब्लैंक है। अगर तो हमारा सेल ब्लैंक है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट और अपवर्ड को चेक कराना है, जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू इंसर्ट करा देनी है और उसी साइड के एरो लगाते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो अपवर्ड एरो और अपवर्ड की ही वैल्यू हम डाल देते हैं। अगर हमारे पास टिल्टेड एरो आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायगनली लेफ्ट एलिमेंट पर जाना है। जैसे डायगनली अपवर्ड एलिमेंट पर जाओगे आप, तो उसको एक इंक्रीमेंट कराकर लिख देना है। और इस तरह से आप पूरा ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने आप से इसको सॉल्व करके देखो, और अगर आपका आंसर फिर भी गलत आता है और कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। अभी हमारा पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तक हमने 80% जॉब कंप्लीट कर ली है। आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे ही हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, अभी तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, एक ही मैट्रिक्स में एरो लगा रहे हैं और एक में ही वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये वैल्यू स्टोर होती है हमारे अलग मैट्रिक्स में और एरोज हमारे स्टोर होते हैं डिफरेंट मैट्रिक्स में। मतलब हम यहाँ पर 2 मैट्रिसेस से काम करने वाले हैं, दैट इज बी एंड सी। बी में हम अपने एरोज को इंसर्ट कराएंगे और सी में हम अपने वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक में ही लिखना होता है। ऑलराइट, ये अब देखते हैं कि हमारा आधा काम तो 80% काम तो हो चुका था, अब जो 20% रिमेनिंग काम है वो किस तरह से करने वाले हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है अपने लास्ट सेल से, जो आपका राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर है, उस वाले कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है, दैट इज A76। अगर आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास एरो है वो किस डायरेक्शन में है। क्योंकि हमारा एरो अपवर्ड डायरेक्शन है तो आपने क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर गए। आपको एक एक सेल से मूव करना है, एक से ज्यादा सेल पे एट अ टाइम मूव नहीं करना है। ऑलराइट,
सेकेंड चीज आपको चेक करनी है कि अगर तो मेरे पास कहीं पर भी टिल्टेड एरो आता है, जैसे कि इस सेल पर आ चुका है, तो आपको डायगोनली अपवर्ड सेल पर मूव करना है। और आपका सेकेंड काम क्या होने वाला है कि जो आपके पास xi इक्वल्स टू yj कंडीशन में जो हमारे पास एलिमेंट था दैट इज a, आपको उस एलिमेंट को सर्कल करना है, और वो सर्कल आपको करना है xi में भी और yj में भी। मतलब आपको रो और कॉलम दोनों साइड्स को मार्क कर लेना है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सब सीक्वेंस। और हमारा एरो क्या कहता है, आपको डायगोनली अपवर्ड मूव करना है, दैट मीन्स आप इस सेल पर मूव कर जाओगे। जैसे ही हम इस सेल पे मूव करें, हमने देखा टिल्टेड एरो तो नहीं है, मतलब मुझे कुछ मार्क नहीं करना, सीधा आगे चलना है। तो मेरा एरो कहता है कि आपको जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में गए, अगेन हमारे पास एक टिल्टेड एरो आ चुका था। टिल्टेड एरो क्या कहता है, xi और yj को मार्क कर लो और एक डायगोनली अपवर्ड एलिमेंट पर चले जाओ। जैसे हम इस एलिमेंट पे पहुंचे, क्योंकि हमारा एरो टिल्टेड नहीं था, तो हमें कुछ मार्क नहीं करना, हमें सिंपली जो डायरेक्शन बताता है उस डायरेक्शन में चलते रहना है। जैसे ही हम इस डायरेक्शन में चले तो हमने एक लेफ्ट अपने सेल पर पहुंचे, दैट इज दिस वन, जिसके पास फिर से एक टिल्टेड एरो है। जैसे टिल्टेड एरो आया, हमें मार्क करना है xi एंड yj दैट इज c, और मूव कर जाना है अपने डायगोनली अपवर्ड सेल पर। क्योंकि अब फिर से हमारे पास टिल्टेड एरो नहीं है, तो हमें कुछ मार्क नहीं करना, बस उस डायरेक्शन में मूव कर जाना है। अब हम आ गए हैं इस सेल पर। आप देख सकते हैं इस सेल पर फिर से हमारे पास टिल्टेड एरो है, दैट मींस आई हैव टू मार्क xi एंड yj, और डायगोनली अपवर्ड सेल पर चले जाना है। आपको ये काम कब तक चलते जाना है, जब तक आप या तो 0th रो में नहीं पहुंच जाते या 0th कॉलम पे नहीं। क्योंकि हम 0th कॉलम पर पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पर होल्ड कर जाना है। ऑलराइट, मतलब आपको कब तक जाना है, जब तक या तो ये वाले जीरोस पे नहीं आ जाते या फिर आप कॉलम्स के जीरोस पर नहीं आ जाते। मूव कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको हमेशा इसी सेल से स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत होगा। इसलिए आपको ये टेबल बहुत ध्यान से भरना था। अगर आपने ये टेबल गलत भरा है तो आपके ऑब्वियसली एरोज भी गलत आएंगे, क्योंकि एरोज सिर्फ और सिर्फ इन 1s 2s 3s इन वैल्यूज पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अब आपका काम खत्म हो चुका है, आपको सिंपली प्रिंट करा देनी है अपनी सब सीक्वेंस, दैट इज BCBA। अगर आप यहाँ से भी देखो देन अगेन इट्स BCBA। ऑलराइट, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार पेन पेपर पे इसको प्रैक्टिकली खुद से भी करके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। आइए, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, ये इसके एग्जाम एक बार एल्गोरिथम को भी स्टडी कर लेते हैं। एल्गोरिथम में हम बेसिकली 3 टर्म्स को यूज करने वाले हैं। पहले मैं आपको 3 टर्म्स क्लियर करना चाहूंगी। तो सबसे फर्स्ट टर्म हमारे पास आने वाली है, अगर तो मेरा xi इक्वल्स टू yj है, तो मैं क्या करती थी, हमेशा एक टिल्टेड एरो लगाती थी विच पॉइंट्स डायगोनली अपवर्ड एलिमेंट। यस, तो मैंने क्या बताया था, इस एरो को हमें स्टोर कराना है एक एरे में हुज नेम इज b। तो हमारे इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, b। किस पोजीशन पर स्टोर कराना है, ij पर। सेकेंड हमारा काम क्या होता था, एरो के साथ उस एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। तो एलिमेंट क्या होता था हमारा, डायगोनली अपवर्ड एलिमेंट। जैसे अगर मैं इस सेल की बात कर रही हूँ तो डायगोनली अपवर्ड एलिमेंट को एक ऐड करके लिखते थे। तो जो मेरा ये वाला एलिमेंट है, इसको 2 को ऐड करके 3 लिखना है। तो मुझे पता है दिस इज माई xi, दिस इज माई yj। जहां पर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तभी हमारे पास ये वाला केस आ रहा है। अब आपने अगर C of 4 5 को अगर आपको कंप्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, C of 3 4 को एक ऐड करके लिख रहे हैं। एक्चुअल में C of 3 4 क्या है, मेरा i-1 और j-1। अगर मैं इसको i और j डिनोट कर रही हूँ, मतलब अगर मेरा 4 5 ij है तो 4-1 और 5-1 दैट इज 3 of 3 4, जो 2 है, इसको एक इंक्रीमेंट कराकर मैं स्टोर करा रही हूँ अपने इस पोजीशन पर, विच इज 3। और मैंने क्या बताया था, बी मैट्रिक्स में हमने क्या इंसर्ट करा दिया, टिल्टेड एरो। सेकेंड केस हमारे पास क्या होता था, सेकेंड केस होता था अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर है तो हम क्या करते थे, अपवर्ड एरो लगाते थे। दैट मीन्स अगर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं, मतलब या तो हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल है, मेरे लेफ्ट और अपवर्ड जो मेरे पास सेल है उन दोनों की। तो मतलब अगर मेरे को C of 4 5 पर वैल्यू डालनी है तो मैं क्या करती थी, C of 3 5 पर डालती थी।
मतलब कॉलम तो हमारे पास सेम ही है, तो मैंने क्या करा, जे तो एज इट इज रहने दिया, लेकिन मैंने अपना एक आई को एक डिक्रीमेंट करा है बिकॉज मेरे को एक पिछली रो में जाना है विच इज सी ऑफ आई माइनस 1 एंड जे। मतलब सेम कॉलम बट एक रो डिक्रीमेंट कराया है, राइट जिसको हम लिख सकते हैं सी ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज 3 5। मतलब सी ऑफ 3 5 वाले को मेरे को एज इट इज डाल देना है और एरो क्या लगाते हैं हम, अपवर्ड डायरेक्शन का। अब हमारे पास आता है अपना थर्ड केस। जो हमारा थर्ड केस क्या कह रहा था कि अगर मुझे लेफ्ट एरो लगाना है, मतलब मेरी वैल्यू होनी चाहिए स्मॉलर, तो हम क्या करते हैं, इन दो को चेक करते हैं। मतलब मेरी ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर लेफ्ट एरो लगाया और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गई। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, सेम रो के अंदर है लेकिन एक पिछला कॉलम है। मतलब आई रिमेन्स द सेम वाइल माई कॉलम दैट इज इट बिकम्स j माइनस 1। अगर ये आई जे था तो आई तो एज इट इज रहा, j माइनस 1 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और हमारे पास एरो क्या आने वाला है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये मेरे पास 3 केसेस हैं, इसको हम आगे अपने एल्गोरिदम में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 एल्गोरिदम्स हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिदम है उस मैट्रिक्स को क्रिएट करना, उसकी सारी वैल्यूज कंप्यूट करना, और सेकंड मैट्रिक्स है जब हम उसमें मूव कर रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है कि हमारी सब सीक्वेंस प्रिंट हो जाए। तो आइए पहले देखते हैं एलसीएस लेंथ, मतलब हमें कंप्यूट करना है अपनी वैल्यूज। तो सबसे पहले मैंने m और n में अपनी लेंथ कंप्यूट कर ली है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दैट इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो मेरी उनकी लेंथ आ चुकी है m और n। अब मैंने क्या करा, पहले एक लूप चलाया है 0 से लेकर m तक, m-1 तक नहीं चलाया है, m तक चलाया है। जिसका रीजन क्या था, एक एक्स्ट्रा लेंथ लेने का, कि जो मेरे पास 0th रो था तो मैंने उसको क्या कर दिया 0। तो हमने क्या करा, c ऑफ i 0 पर 0 इंसर्ट कर दिया। जैसे आप देख भी सकते थे हमारे पास सारे 0th कॉलम और 0th रो क्या होते थे 0। सिमिलरली हमने कॉलम्स के लिए भी यही चलाया। कॉलम्स कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर n तक। अब यहाँ पर i0 की जगह 0j हो जाएगा जिस पर हमने इंसर्ट कराए हैं 0। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने मैट्रिक्स में 0th रो और 0th कॉलम पर क्या क्या इंसर्ट कर दिए हैं 0। अब हमने एक लूप चलाया है, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स है तो हमारे 2 लूप चलेंगे नेस्टिंग में। i चलेगा 1 से m और j चलेगा 1 to n। अगर तो हमारे पास फर्स्ट केस है, दैट इज अगर मेरा xi इक्वल्स टू yj है, तो मुझे क्या करना था, अपने cij में डायगनली अपवर्ड एलिमेंट दैट इज c i-1 एंड j-1 जो हमने लास्ट स्लाइड में चेक करा, उसको एक इंक्रीमेंट कराकर लिख देते थे। और जो हमारी बी मैट्रिक्स होने वाली है उसमें हमने क्या करा, टिल्टेड एरो दिखाया। मैंने क्या बताया था, हम 2 अलग अलग मैट्रिसेस लेंगे, वहां पर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही मैट्रिक्स से काम चलाते थे। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या होगा, एल्स इफ में अगर मेरे पास अपवर्ड वाली वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो हम क्या करते थे, cij में वैल्यू डाल देते थे ऊपर वाले सेल की ही, दैट इज i-1, j एज इट इज रहा क्योंकि कॉलम हमारा अभी चेंज नहीं हो रहा। और जो हमारे पास बी वाली मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या डाल दिया, सिंपल अपवर्ड एरो। थर्ड केस मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास वो वैल्यू स्मॉलर है, तो हम क्या करते थे, j-1 को डिक्रीमेंट करते थे और i को एज इट इज रखते थे। और यहाँ पर हमने डाल दिया अपना लेफ्ट एरो, फिर हमने रिटर्न करा दिया। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कंप्यूट द मैट्रिक्स। सेकेंड हमारा काम होता था, हम प्रिंट कराते थे हमारी सब सीक्वेंस। तो अगर तो मेरा i या j 0 हो चुका है, मतलब या तो मैं 0th रो पे पहुंच चुकी हूँ या मैं 0th कॉलम पर पहुंच चुकी हूँ, तो हमने क्या देखा था, वहां पर हमारी एंडिंग आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है और हमें मिलता है एक टिल्टेड एरो, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। मतलब हमने क्या करा, बेसिकली इसी फंक्शन को रिकर्जन में कॉल कर लिया है, जहां पर मेरा i क्या हो चुका है, i-1 और j क्या हो चुके हैं, j-1। आप देख सकते हैं हम i को रिप्लेस करते थे i-1 और j को रिप्लेस करते थे j-1। और इस केस में हम क्या करते थे, मार्क भी करते थे अपने xi और yj को, जिसको हमने यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराना होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और हमारी कंडीशन चलती है अपवर्ड एरो के लिए, तो अपवर्ड एरो में आप देख सकते हैं हम सिंपली i को डिक्रीमेंट कराते थे, j एज इट इज रहता था। मतलब सिंपली अपना i डिक्रीमेंट कराया, j एज इट इज रहा। आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया है, क्योंकि प्रिंट हम सिर्फ तब कराते थे अगर हमारे पास टिल्टेड एरो होता था। इस केस में हम सिर्फ उस डायरेक्शन में मूव करते थे। थर्ड केस मेरे पास एल्स में क्या हो सकता है
कि मेरे पास ये थर्ड कंडीशन आई जहां पर हम आई एज इट इज रखते थे और जे को डिक्रीमेंट कराते थे, मतलब आई एज इट इज रहा, जे को डिक्रीमेंट कराया। तो दिस वाज ऑल अबाउट LCS, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी करा। हमारे पास दो एल्गोरिदम थे, वन फॉर कंप्यूटिंग द मैट्रिक्स एंड सेकंड वन फॉर फाइंडिंग द सबसीक्वेंस। So this is the program of dynamic programming. So this is all about LCS. I hope आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।